नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिजात। रेडियो साहित्य में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे विशेष अतिथि हैं जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, जिनकी प्रशंसा के लिए कई बार मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। जो युवा कवि हैं, आप मेरे साथ देख रहे हैं मनमीत सोनी जी को। आप आचार्य हैं, आप पढ़ाते हैं कॉलेज में, राजस्थान से हैं। और इनका जो मनमीत नाम है ना, बहुत कम आपके कवियों में आपने देखा होगा कि जो उनका नाम है वही उनका संदेश है। जीवन में भी उन्होंने लोगों के मन को जीत लिया है, लोगों के मन के मीत है। युवा कवि हमारे साथ मनमीत सोनी जी, आपका हृदय से स्वागत है हमारे मंच पर। मैंने आज आपसे फ़ोन पे कहा था हमारा मंच शुद्ध हो जाता है कुछ विशेष लोगों के आने से। आज मुझे वही अनुभूति हो रही है। नहीं, आपसे जुड़ के मैं स्वयं अपने आप को अधिक शुद्ध पाता हूँ। और मैं ये शुरुआत इस बात से नहीं करना चाहता था, लेकिन ये है कि आपको तो पता है कि साहित्य के नाम पे कितना साहित्यिक प्रदूषण है। तो उस जब आपसे बात करता हूँ तो उस साहित्यिक प्रदूषण से निकल के और अच्छे हरे सुंदर बड़े पेड़ों में आने का अनुभव होता है, तो बड़ा आनंद आता है। बहुत धन्यवाद। चूँकि आपने ये बात कही इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है भाई, धन्यवाद। मैं कहना चाहता था, एक बहुत अच्छे विषय की तरफ अभी आपने ध्यानाकर्षण किया। हम आपसे आपके जीवन के बारे में बात करेंगे। अच्छी खासी आज लंबी बात होगी, लेकिन ये पहली बार नहीं होगी, ये लगातार होगी। मैंने आपसे ही अनुमति लेकर के आपको कहा है कि आगे भी हम निरंतर आपका समय लेना चाहेंगे, क्योंकि आपके अंदर जो, देखिए मेरे शब्दों पर कोई ना जाए, मुझे लोग कहते हैं कि आप कुछ अतिशयोक्ति करते हैं और मुझे उससे कोई हैरानी नहीं होती और ना मैं उस बात से किसी बात का मुझे दुख होता है। मैं अतिशयोक्ति अगर मेरे हृदय को पसंद है, मुझे लगता है कि और शब्द बोलूँ, कम पड़ जाए शब्द तो और ज़्यादा बोलूँ, तो मुझे आनंद आता है और मैं प्रेम से बोलता हूँ। आपके लिए, आपके हृदय में साहित्य का एक विशाल विशाल आकाश है भाई। आप चलते फिरते उठते बैठते साहित्य यानी कविता करते हैं मनमीत भाई। आपकी कविता को हम न्यूज़ हिंदू ग्लोबल पर भी प्रकाशित करते हैं। लगातार निरंतर आप ही की कविता प्रकाशित हो रही है रेडियो हिंदुस्तान पर भी। जी नहीं, उसके लिए आप कुछ ना कहें, आप सिर्फ मुस्कुराएं, क्योंकि अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं थोड़ा सा संकोच होता है मुझे लगता है मुझे धन्यवाद आपको देना है। और ये मंच बहुत अच्छा आज आपको धन्यवाद देने के लिए। आपसे पीछे पूछे बिना भी शुरू में कुछ कविताएं आपके प्रकाशित की, फिर आपको बताया, आपने बड़े प्रेम से आपने स्वीकार का मतलब अनुमति दी हमें, इसके लिए धन्यवाद। उस पर जो प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसको जिस तरह से लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, और जो फेसबुक पर मैं भी देखता हूँ आपके पेज पर, आपके हर कविता पर टूट पड़ते हैं लोग। वहाँ पे कोई बेवकूफ़ गधा नहीं है, कोई अनपढ़ गंवार नहीं है कि सिर्फ आपको पसंद करते हैं, आपका चेहरा अच्छा लगता है तो आपने जो लिख दिया उसको लाइक करते हैं। कई लोगों ने, जैसे आपने मुझे बताया था, आपको बेटा भी बनाया है कुछ माओ ने। आप मैं बोल लेना चाहता हूँ, फिर आपको पूरा अवसर होगा। आपको कोई विषय नहीं चाहिए, आपकी कविता अपने आप निकलती है। एक विषय पर आज बात करूंगा इस कविता को लेकर कि कविता दो तरह की होती है, जैसा कहा जाता है। आज तो कविता बहुत सरल हो गई है क्योंकि अतुकांत है। पहले तुकांत कवि, लोग अतुकांत कवियों को छोटी नज़र से देखते तो उन्हें लगता था इन्हें कविता लिखना नहीं आता, लेकिन हमारे जो मनमीत भाई है, तुकांत और अतुकांत दोनों कविताओं के सिद्धहस्त हैं। तो इसलिए इनके लिए कविता मतलब कविता, अतुकांत हो या तुकांत, और उसमें लगातार वो प्रस्तुति दोनों तरह से देते हैं ताकि कोई ये न समझे कि आसानी है। लेकिन अतुकांत कविता आसान नहीं होती। ये आप पढ़ लीजिए मनमीत सोनी जी की एक कविता, मैं आपको जी नहीं लगाऊंगा, दूरी हो जाती। मनमीत सोनी की एक कविता पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे कि कविता क्या होती है। अतुकांत कविता, कविता के माध्यम से संदेश, कविता के माध्यम से कंट्रीब्यूशन, योगदान राष्ट्रवाद पर, सनातन पर, हिंदुत्व पर, भारत के ऐतिहासिक मूल्यों पर, विशेष घटनाओं पर, विशेष व्यक्तियों पर, विशेष परिस्थितियों पर जो आप लिखते हैं ना, मुझे तो कई बार आंसू आए हैं मनमीत भाई आपकी कविताएं पढ़ते हुए। तो मैंने लिखा भी है वहाँ पर बहुत ईमानदारी से। और एक कविता मुझे तो याद नहीं, मैंने जीवन में किसी के लिए, किसी व्यक्तित्व पर कविता, किसी जो जीवित हो मेरे सामने, नहीं लिखी। आपके लिए लिखी और आनंद आया बहुत। उसमें भी मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि आपकी कविताएं पढ़ कर के जो लोग आंसू बहाते हैं वो आपको अपने हृदय के बहुत ऊंचे स्थान पर रखते हैं।
तो आज हमारे ऐसे प्रिय भ्राता, प्रिय भाई मनमीत सोनी हमारे साथ है। मैंने भूमिका इसलिए बनाई ताकि अब मैं थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब बोलना था। मैं फ़ोन पे अक्सर बोलता रहता हूँ, बात होती रहती भाई से, लेकिन मुझे लगता है कि भाई भी बहुत नम्र है हमारे मनमीत भाई। तो मुझे लगता है मनमीत भाई कहीं ये ना सोचें कि चलो प्रेम है इसलिए। प्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, उसके अलावा हृदय से आने वाली बात बहुत कम होता है ऐसा कि नकली हो। अगर आपका हृदय ही नकली हो तो बातें नकली हो सकती है, पर ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं है, ना हमारी तरफ ना मनमीत भाई की तरफ। तो मनमीत भाई थोड़ा सा हम आपके जीवन के बारे में जानें, फिर हम साहित्य पर आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। उसके भी पहले एक छोटी सी, कुछ छोटी बड़ी कैसी भी एक कविता सुना करके प्रारंभिक श्री गणेश कीजिए भैया। मैं जब पारिजात भाई साहब ये जब सोच रहा था कि जी जी। कविता कौन सी सुनाऊं, हाँ तो मैंने आपको कहा भी था कि जिस जी। मोबाइल पे ये सब हो रहा है उसी मोबाइल में सब कुछ स्टोर है। हाँ। तो ये लगभग असंभव सा हो जाएगा कि मैं एकदम नहीं सुनाऊं। नहीं नहीं, लेकिन कोई भी कोई। मैं चुपके चुपके अपना काम करता रहता हूँ। मैं अपनी डायरी में कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ, बहुत अच्छा। और वो केवल केवल पुस्तक के लिए होता है। जी। तो मैं आपको एकदम ताजा कविता जो मैंने कल रात को लिखी सोते बहुत अच्छा, समय, बहुत अच्छा भाई, वो बहुत अच्छा, बहुत वो बढ़िया। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आपने आप इस कविता को देखें कि कब मैं हमेशा कहता हूँ कि कवि को इस बात का सबूत देते रहना चाहिए कि उसका मस्तिष्क जो है वो पूरी तरह से जागृत है। तो ये मेरा नहीं, इससे बड़ी खुशी मिलती है कि यार आधे घंटे पहले एक पोस्ट लिखी है, अभी तक अपना हृदय जागरूक है, अपन जाग रहे हैं, अभी अपन उस रचना प्रक्रिया में हैं, ये बड़ी खुशी देता है। कल रात को एक कविता लिखी है, तो ये आप अपने आप को मतलब अपने आप पर ये सिग्नेचर करने जैसा है कि अरे मैं वाह, हूँ, अरे वाह, आई एम बहुत अच्छा। अलाइव। मैं आई एम अलाइव। वरना जी क्या जी होता जी है, जी 20-25 दिन पहले, 1 महीने पहले की सुनाते हैं ना, तो जी लगता है जी। कि यार कुछ नया किया नहीं कुछ, है वाह। ना? जी मैं जी जी है जी ना? जी। तो मैं ये मेरी भूख है, ये मेरी प्यास है, मैं आपको बहुत सुनाता हूँ। सुंदर आपने और बात कही। आप तो अभी की कविता या कविता हमेशा एक कवि के लिए उसके व्यक्तित्व का हस्ताक्षर है, उसके अस्तित्व का प्रमाण है। बहुत सुंदर बात कही, कहिए प्लीज। तो देखें, आप एक कविता देखें छोटी सी, जी बड़े कवियों पर टिप्पणी है जी जी जी। कि गहराई में जाकर गहरी कविता आप लिख लीजिए बड़े कवि जी। गहराई में जाकर गहरी कविता आप लिख लीजिए बड़े कवि जी। दरअसल हर दिन सतह पर इतने लोग डूबकर मर जाते हैं कि मैं सतही कविता लिखकर भी अच्छा कवि हो सकता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये सटायर है, और सटायर के पीछे एक बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है कि जो तथाकथित बड़े लोग हैं वो सतह से ज़्यादा गहराई में गोते लगाने के चक्कर में कहीं कहीं नहीं रहते, क्योंकि दुनिया तो सतह पर है ना। तैरने वाले तो सतह पर होते हैं, डुबकी लगाने वाले बहुत कम गोताखोर होते हैं। तो बहुत बढ़िया, हाँ। आपकी विजय है, और आपकी विजय को आपको कहने की आवश्यकता नहीं, हम है ना कहने के लिए। तो सुंदर, अति सुंदर। जी। प्रिय भाई, आपका जन्म कहाँ हुआ, और आपके कुछ बचपन के दिन कहाँ पर बीते, पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई, पूज्य पिताजी और माताश्री के बारे में भी थोड़ा हमें बताएं, बहुत अच्छा तो लगेगा। मेरा जन्म जो है वो राजस्थान के सीकर में हुआ जी जी 24 सितंबर 1995 को, जी जी। और श्राद्ध पक्ष में हुआ। तो अरे वाह। पंडित कई बार कहते हैं कि इस पे कोई पितर हावी है, पूर्वज अच्छा। हावी है। जी। तो इतनी जो ऊर्जा आती है लिखने की, तो ये मेरी स्वयं की नहीं है, किसी पुरखे की होगी। क्या तो बात श्राद्ध पक्ष में जन्म हुआ, है। जी जी जी। और बहुत मासूम, बहुत शालीन, बहुत प्यारा बचपन था। बहुत अच्छा। अ, एक बहुत मध्यम वर्गीय घर में जन्म हुआ। जी जी मैंने अपने जन्म के बाद जो है वो कोई बहुत पैसा या कोई बहुत समृद्धि नहीं देखी पारिजात भाई। एक बहुत सामान्य जीवन देखा। जी। और मैं सीकर से बाद में जब फतेहपुर गया या झुंझुनू गया, तब भी मैंने मेरे पिताजी के संघर्ष के दिन ही देखे, और उन संघर्षों की जो छाप है वो मन पर अमिट है, वो कभी जाएगी नहीं। 2001-2 के आसपास पिताजी जो हैं वो राजस्थान सरकार में और असिस्टेंट प्रोफेसर हुए इतिहास के, ओहो। पीजी महाविद्यालय में। अच्छा तो अच्छा। वहाँ से घर की स्थिति भी सँभली, और किताबों की आमद ज़्यादा होनी शुरू हुई। अब पिताजी लिखते थे तो ये तो पता था कि ये काम क्या करते हैं, इतना तो अंदाज़ा बच्चे को हो जाता है। जी जी। लेकिन उसमें एक बड़ी ज़ोरदार बात हुई जिसका मैं मतलब आज तक मैं एहसानमंद हूँ मेरे पिताजी का उस बात के लिए।
कि उन्होंने बड़े बड़े प्यारे ढंग से, बहुत मतलब ये आप कह सकते हैं कि सोच समझ के मुझे इस दरिया में उतारा। और उन्होंने कैसे उतारा कि मैं आपको इसके 2 उदाहरण दूँगा। प्लीज पहला प्लीज। उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि मैं बहुत बहुत शाई था, बहुत अ, शर्मीला था, और इतना शर्मीला और दब्बू था कि क्लास में मुझे ध्यान है कि दूसरी तीसरी क्लास तक अध्यापक की डाँट पर मेरे पेशाब निकल जाते थे क्लास में, कक्षा में। और उसकी वजह से जो टीज़िंग हुआ करती थी क्लास में, वो जो एक बच्चा सहम जाता है कि मैंने सुसु कर दिया, मैं इसको छिपाऊँ कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, जी तो जी। वहाँ से स्वाभाविक। मेरे पिताजी ने मुझे मंच पे खड़ा किया, तीसरी कक्षा में, और कहा कि मैं इसको डिबेटर बनाऊँगा। तो एक ऐसे बच्चे को आप डिबेटर बनाने की सोच रहे हैं, जो क्लास में सुसु कर रहा है, जो अध्यापकों से मार खा रहा है, जिसको ये भी मतलब बोलने की हिम्मत नहीं है कि सर मे आई गो टू वॉशरूम, ये बोलने की हिम्मत नहीं है। जी जी। ऐसे बच्चे को ठीक अपोजिट डायरेक्शन में डाल देना, और उसे फिर हर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर के आसपास और मेरा भाषण होना स्कूल में, और एक इमेज बन जाना कि ये तो भाषणबाज़ बच्चा है, और इस वजह से मुझ में आत्मविश्वास का आ जाना, घर पर मंच लगाना, एक नकली माइक लाना, एक मध्यम वर्गीय पिता के लिए कितना बड़ा काम रहा होगा। मैं आज सोचता हूँ, पीछे पलट के देखता हूँ तो मेरे जो आश्चर्य होता है मुझे कि कैसे किया उन्होंने ये सब। और दूसरी बात उन्होंने क्या किया है कि अपने कमरे में वो किसी को एंट्री नहीं देते थे। उनकी लाइब्रेरी थी, उनका कमरा था। लेकिन सुबह-सुबह उसको साफ करने की ज़िम्मेदारी उन्होंने मुझे दे दी। कहा कि इस पे जो काँच का शीशा है, इस पे कॉलिंग तू लगाएगा, झाड़ा-पोंछा तू करेगा थोड़ा बहुत, और इस बीच में अगर कोई किताब पढ़ना चाहे तो किताब भी पढ़ सकता है। तो पहले तो क्या होता था कि 5 मिनट में कमरा साफ, 10 मिनट में कमरा साफ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे मैं किताबें पढ़ने लगा, तो वो कमरा 1 घंटे में साफ, 2 घंटे में साफ होने लगा। ठीक ठीक तो ठीक। मेरे पिताजी समझ गए कि अब ये गया हाथ से। उन्होंने तो अभिरुचि मान के ही भेजा था कि थोड़ा बहुत समझदार हो जाएगा। ये उन्हें बिल्कुल नहीं उनकी पता था योजना, कि ये योजना थी, बड़ी सुंदर योजना थी। वाह, बहुत सुंदर, हाँ, बहुत सुंदर योजना। तो वहाँ से साहित्य से ये याद आपको, हुआ। जीवन से, इतिहास से, साहित्य से जोड़ने की, बहुत अच्छा। जी जी अच्छा, वो इतिहास के प्रोफ़ेसर थे, तो इतिहास जी। की बहुत सारी पुस्तकें थी। बहुत तो अच्छा। खेल-खेल में जैसे मध्यकालीन पढ़ लिया, जी। खेल-खेल में प्राचीन पढ़ लिया, तो अच्छा। समझ में नहीं आया कि कब वो छापें गहरी होती चली गई, और इतिहास, कविता, समाज विज्ञान, ये सारी बातें, और उसके साथ-साथ जैसे कुछ-कुछ आयुर्वेद पढ़ लिया, कभी होम्योपैथी पढ़ ली, कभी एक्यूप्रेशर पढ़ लिया, कभी कुंडली पढ़ ली। तो क्या होता है कि ये सारा मिक्सचर आपको तैयार करता है। ये जी आपकी एक भाव-भूमि बना देता है कि जी अब ये रॉकेट है, ये तैयार हो गया, इसमें फ्यूल आ गया है, अब ये उड़ेगा। जी। और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रवाद तो हमारे परिवार में शुरुआत से था, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हमारे घर पे आया करते थे, मैं स्वयं विद्या मंदिर का विद्यार्थी रहा हूँ, इसलिए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की घुट्टी तो मैंने बचपन में पी ली थी। तो मैं कभी वामपंथियों से सहमत हो नहीं पाया, ना उनसे जुड़ बहुत पाया। अच्छा, और बहुत अच्छा। यही कारण रहा पारिजात भाई कि आज भी मैं अगर जीवित हूँ, अगर अगर मेरी कविता जीवित है, तो वो किन्हीं मायनों में पूरी तरह से मुझे पढ़ने वालों के आधार पर ही जीवित है। उसमें किसी लॉबिंग का, किसी सेटिंग का, किसी बड़े आम कवि का, इनका किसी का योगदान नहीं है। ये पूरी तरह से स्व अर्जित है। यदि आशीर्वाद है तो माता-पिता का है, और बिल्कुल बाकी है तो पाठकों का है। बिल्कुल बिल्कुल, माता पिता का कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। बहुत बहुत अच्छा। माता श्री के बारे में थोड़ा बताएं। माताश्री तो माता जैसी ही है, बहुत भोली है, बहुत जल्दी रो पड़ती है, गुस्सा बहुत करती है, डाँटती बहुत है, आज तक डाँटती है। इवन कल शाम तक डाँट रही थी। और वो राजस्थानी गालियाँ होती है ना, रामार्या, मरी मोताणा, पढ़ ले, के करसी आ गए यहाँ भी यहाँ, हम्म, तो ये ठीक है, लेकिन देखें, पिता से तो बौद्धिकता मिली, जी जी और जी सामान्यता मिलती है। माँ से मिली भावुकता, जी। वाह वाह अथाह वाह भावुकता। वाह। माँ से मिली भावुकता, वाह। पिता से मिली अथाह अपनी अथाह प्यारी भावुकता कविता। मिली। ऐसा बहुत ज्योतिष में कहा जाता है पारिजात भाई कि पिता जो होते हैं वो सूर्य होते हैं, लेकिन माँ चंद्र होती है। जी वो जी। चंद्र जो होता है वो मन का कारक होता है। तो वो मेरे मन का भावना, कारक तो भाव और भावना, हाँ, बहुत अच्छा। मेरे मन का कारक तो मेरी माँ ही रही है। बहुत बहुत सुंदर। मुझे पता था कि अवश्य कोई एक बहुत सुंदर बात आपसे मिलेगी, क्योंकि ज़्यादातर पता नहीं क्या बात है कि छोटे या बड़े या किसी से भी बात करो तो माता पर लोगों को कुछ बताने के लिए होता नहीं है।
इसकी वजह ये कि माँ तो माँ ही है। अब माँ पे क्या कहें, और कहें तो कितना कहें, क्योंकि सब नेति नेति है, जितना भी कहेंगे वो इति नहीं, उसके आगे भी है, लेकिन शब्द नहीं होते। मेरे भाई के पास, मनीमित के पास शब्द है इतने सुंदर। अभी बहुत एक अच्छा जीवन भर के लिए मेरे को आपने बता दिया, माँ से भावुकता मिलती है। वाह, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। प्रिय भाई, ये बताइए कि पढ़ाई में आपने कहाँ क्या किया, कौन से कॉलेज से कहाँ तक आप पढ़े? पढ़ाई 10वीं तक मैंने की आदर्श विद्या मंदिर में, चूरू जी में। फिर मैं केंद्रीय विद्यालय में चला गया, जहाँ मैं आधिकारिक रूप से बिगड़ा। अब मैं अंग्रेजी रोकूंगा, एक मिनट रोको। बिगड़ना ये आपका क्या था, कैसा था? देखिए, बिगड़ना 2 स्तरों पे था। एक तो जेंडर के स्तर पे था, अच्छा। क्योंकि क्या था, विद्या मंदिर में लड़कियां नहीं थी, अच्छा। है ना। 5वीं कक्षा के बाद वहां पे लड़कियां नहीं पढ़ती थी साथ में। ठीक ठीक। तो वो जो दुर्लभ दर्शन है वो हुए ही नहीं। वो दुर्लभ दर्शन केंद्रीय विद्यालय में हुए हैं। तो वहां वहां पे पहली बार ये समझ में आया कि जी जी। प्यार वगैरह भी होता है। हाँ दूसरा हुआ थोड़ा थोड़ा नशे की तरफ, मतलब नशा मतलब जो सिगरेट या हाँ, नॉर्मल तंबाकू होता वगैरह है, वो लेते। स्टूडेंट्स में हो जाता है। जी जी जी। वही वही तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, जी एक जी तीसरा और हुआ पारिजात भाई, वो ये हुआ कि जी। केंद्रीय विद्यालय की लाइब्रेरी बहुत रिच थी, अच्छा। और वहां पर एक राव साहब थे, हिंदी के पीजीटी थे। तो मेरे पास क्या था, दुर्भाग्य से, मतलब मैंने खुद ही ये रिस्क लिया था कि मैंने आर्ट्स में मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ले लिया था, जो एकदम अपोजिट था मेरी नेचर से। अच्छा। तो मैं गणित की कक्षाओं में और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस की कक्षाओं में लाइब्रेरी भाग जाता था, और लाइब्रेरी में मैं कमलेश्वर को पढ़ता था, राजेंद्र यादव को पढ़ता था, मन्नू भंडारी को पढ़ता था, मुक्ति बोध को पढ़ता था। तो राव साहब सोचते थे कि यार ये विद्यार्थी हिंदी का है नहीं और ये लगा रहता है हिंदी वाले में। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तू कुछ लिखता भी है क्या? तो मैंने कहा कि मैं कुछ लिखता हूँ। तो मैं उनको हाँ। दिखाने गया अपना कुछ लिखा हुआ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक आशीर्वाद दिया मेरे को। उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं रहूँगा, लेकिन अगर मैं होता तो काश तुझे कभी पढ़ा पाता, कि मेरे ये पढ़ा पाता तुझे मैं, कि कक्षा में तेरा सिलेबस चलता, तेरी कविता चलेगी कभी। ये उनका आशीर्वाद था मुझे। बहुत सुंदर। और लेकिन जब तक मैं ये थोड़ी बहुत शोहरत देखी, तब तक वो जा चुके थे। वरना मैं उन्हें बताता कि मैं आपका विद्यार्थी, अब मेरे को लोग पढ़ते हैं, मेरे को इतनी संख्या में लोग पढ़ते हैं, कुछ सराहना करते हैं। कहना चाहता हूँ, एक कविता राव साहब के लिए अवश्य लिखिएगा प्लीज, अवश्य लिखिएगा। ये आपका प्रेम, आपके भाव, उनके लिए एक बहुत सुंदर धन्यवाद होंगे। कि मुझे लगता है आपके व्यक्तित्व, कवि व्यक्तित्व, इस शानदार कवि व्यक्तित्व में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, एक हाँ, बहुत सही बड़ी समय। भूमिका, जी बिल्कुल। जी बहुत बड़ी भूमिका। जी फिर 11वीं 12वीं वहाँ केंद्रीय विद्यालय से हुई, 12वीं कक्षा में मैं फेल हो गया गणित में। जी जी जी। और उसी समय, उसी साल मेरे दादाजी का देहावसान हुआ कैंसर से। तो मैं, चूँकि नया-नया बिगड़ा भी था, नई-नई चीज़ें कुछ जुड़ी भी थी मुझ में। दादाजी को बीमार देख रहा था और फेल हो गया था। तो और कक्षा में ये छवि थी कि ये बच्चा होशियार है, मोहल्ले में छवि थी कि होशियार है। तो मैंने अचानक अपने आप पर चौतरफा दबाव देखा पहली बार, और उससे मैं बाहर निकला धीरे-धीरे। दादाजी की मृत्यु के 2 दिन बाद मैंने 12वीं की परीक्षा दी, उसको पास किया। तो वो जो 1 साल, वो जो 2 साल थे मेरे किशोरावस्था से बाहर निकलने के समय के, उन सालों ने मुझे बहुत माँजा पारिजात भाई साहब, बहुत जी माँजा। जी 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 मतलब जी। मुझे समझ में आया कि दुनिया क्या होती है। मैंने नीचे हमारी किराएदार रहती थी, उनको कहते सुना कि जाके इसके बाप को बधाई देकर आओ कि ये फेल हो गया। तो मैंने वो कान से सुना। तो वो डायलॉग आज भी मेरे मेरे कान में गूंजता है कि यार किसी ने मुझको फेल कहा था। तो कई बार, क्या आपने देखा होगा कि कई बार मैं कविता में बहुत कट्टर हो जाता हूँ, बहुत ज़िद्दी हो जाता हूँ, जी डिफाइंड हो जी जाता हूँ। जी जी तो जी। उसका उसका कारण ये है ना कि मैंने रिजेक्शन इतना बर्दाश्त किया था उस एक समय पर, कि वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है आदमी का कि यार मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊँगा कि मैं इतना कमज़ोर हूँ नहीं जितना मुझे समझ लिया गया। तो जी फिर वो जी। झेला। फिर कॉलेज में गया, मैं कॉलेज में राजस्थान यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में खूब मैंने डिबेट्स कहीं, खूब कविता पाठ किए, खूब एंकरिंग की, खूब जीवन को जिया। हर तरह के मैंने मज़े लिए, मैंने पूरे इस जीवन को पूरी तरह से स्वीकार किया। प्रेम हुआ, बहुत अच्छा प्रेम हुआ, एक तरफ़ा प्रेम रहा। 7-8 वर्षों का शुद्ध सात्विक एक तरफ़ा प्रेम रहा। उस प्रेम ने मांझा, उस प्रेम ने बहुत मांझा। उसने कविता की उन उन
ऊँचाइयों तक वो मुझे ले गया वो प्रेम, जहाँ तक बहुत कम लोग शायद इतने सौभाग्यशाली नहीं होते लोग कि वहाँ तक जाएँ, मैं वहाँ तक गया। और मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी से बहुत लाभ उठाया। मैं वहाँ का नियमित सदस्य था और जब मैं कॉलेज तो कम जाता था, लाइब्रेरी में अधिक रहता था। तो ये एक जीवन 5-6 साल का वहाँ जिया और पारिजात भाई इसके बाद वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, वो ये कि सन 2017 से लेकर 2022 तक या 23 तक मैं भयानक अवसाद में और बीमार हुआ। अवसाद में गया और बीमार हुआ। आप ये कह सकते हैं कि मेरे जीवन के 6 वर्ष जो हैं वो पूरी तरह से ग्रहण में गए हुए हैं, पूरी तरह से। उस समय मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो नहीं हुई थी। टाइफाइड 1 साल में 2-2 3-3 बार हुआ, मरते-मरते बचा। डिप्रेशन का शिकार हुआ, नींद की गोलियाँ लेनी पड़ी, एंग्ज़ायटी का शिकार हुआ, सर्वाइकल का शिकार हुआ, बहुत सारी बीमारियाँ हुई। लेकिन ईश्वर की दया से उस समय भी मेरा लिखना नहीं छूटा और पढ़ना दुगना हो गया। और 22 के बाद जब मैं कुछ ठीक हुआ और मैंने रफ्तार पकड़ी तो फिर मैं आपके सामने आज यहाँ मौजूद हूँ। तो एक छोटे से जीवन में कई ज़िगज़ैग देखे, तो ये ज़िगज़ैग ही आदमी को समृद्ध बनाते हैं पारिजात जी। इतने जिगजैग के बाद आप बहुत सरल हैं, बहुत सहज हैं, और जो आप कविता में भी दिखते हैं, आपकी कविता में कृत्रिमता नहीं होती। सबसे सुंदर बात यह है, आपकी कविता में संदेश होता है सीधा सीधा, कोई कृत्रिमता नहीं, कोई नकलीपन नहीं। जो इसी को कहते हैं सतह, इसी को कहते हैं सड़क, और इसी को कहते हैं साहित्य। सड़क पर साहित्य नहीं होता, सड़क अलग है, साहित्य अलग है। जैसे सड़क अलग है, संसद अलग है। लेकिन आप साहित्य को सड़क तक लाए कि एक सड़क वाला भी आपकी कविता पढ़ के अगर आंसू बहा दे तो आप हैरान मत होइएगा। वो कविता आपके लिए कविता है, आपकी पुत्री है, आपकी मानस पुत्री है, लेकिन वो उसके हृदय में उतर के उसके जीवन को बताती, ये तेरा प्रतिबिंब है। चलिए, अभी आपका जो कवि व्यक्तित्व है उसी के पीछे जो ज्ञान की आधारशिला है, उसमें कविता में भी और आपके ज्ञान में भी, क्योंकि आपके कविता को जब पढ़े, मैं तो सब बोलता ही रहूँगा क्योंकि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ मैं चाहूँगा कि आप मुझे ना रोकें। आपकी कविता में इतना विशद विवरण होता है, गहराई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, माँ भी होती है, बेटा भी होती है, बेटी भी होती है, जंतर मंतर के कॉकरोची गुंडे भी होते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर नंगा नाच करने वाले विरोधी भी होते हैं, विपक्ष भी होता है, देश विरोधी भी होते हैं, आतंकी भी होता है। क्या नहीं होता आपकी कविता में? पूरी दुनिया होती है भाई। ये बहुत बड़ी बात है। आप मेरी सारी तारीफ़ों को सुन करके कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मुझे एक सेटिस्फेक्शन ये बोल करके मिल रहा है। आपके व्यक्तित्व में जो ज्ञान की आधारशिला है, वो कविता जैसे समृद्ध हुई है, विकसित हुई है आपके व्यक्तित्व में, उसके पीछे पापा जी की वो टेबल, पापा जी का वो कमरा जो उन्होंने आपको जिम्मेदारी दी, उसके बाद राव साहब, उसके बाद वो लाइब्रेरी, वो आपके डिबेट कविता सम्मेलन, और उसके अलावा एक प्रेम जो आपने कहा वो भी हुआ। प्रेम ने आपकी कविता को पुष्ट किया या आपको और ज़्यादा भावुक बनाया? ये मैं इसलिए पूछना चाहूँगा कि आपने अवश्य अपनी जीवन संगिनी को ज़रूर अपने प्रेम के बारे में बता दिया होगा, और वो भी हमें बताएं कि आपने बताया कि नहीं बताया। और अब आप उस प्रेम के बारे में उसको स्मरण करें ना करें, उस प्रेम से आपके व्यक्तित्व में, कविता वाले व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ा, ये जानना चाहेंगे, क्योंकि प्रेम आप जैसा भावुक आदमी करेगा तो वो अलग ही होगा। देखिए पारिजात जी, बहुत मुश्किल है। मतलब क्या है कि उस जीवन को मुझे अपने आप से काटना पड़ा, क्योंकि अगर मैं नहीं काटता ना, अगर मैं उसको नहीं भूलता उस एपिसोड को, तो मैं दूसरा जीवन शुरू नहीं कर पाता। लेकिन इस वजह से उस जिए हुए जीवन का महत्व कम नहीं हो जाता, या इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो मैं नहीं था, मैं ही था। और पूरी तरह से शायद मैं दोगुना मैं था उस समय। आज जो मैं हूं, अपना आधा मैं हूं, उस समय मैं दोगुना मैं था। क्या जब सब कुछ बर्बाद हो रहा था ना, जब हर लड़का एक लड़की से डिमांड कर रहा था कि मुझे तुझसे ये चाहिए वो चाहिए, तब मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा था। तब मैं केवल एक डिमांड कर रहा था कि वो कॉलेज आएगी या नहीं आएगी आज। इतनी सी डिमांड थी। दोस्त को फोन किया, पूछा कि आई है, उसने कहा आई है, तो मैं कॉलेज चला गया। नहीं आई तो कॉलेज नहीं गया। इससे सरल प्यार मैं नहीं जानता था। यही मेरे लिए
अंतिम और प्रारंभिक चरण था उसका। अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि बौद्धिक खुराक के साथ-साथ आपको भावनात्मक खुराक चाहिए होती है। कई बार किसी की अनुपस्थिति भी एक सहज सरल उपस्थिति, अबाध उपस्थिति बन जाती है। तो मेरे लिए उसका अनुपस्थित होना या फिज़िकली उपस्थित होना कोई मायने नहीं रखता। जीवन के उन वर्षों में उतनी ही अच्छी थी, जितनी वो आज है। मैं ना उसको कल बेवफ़ा कह सकता था, ना मैं उसको आज बेवफ़ा कह सकता हूँ। उसने मुझे सिखाया ही। जीवन में जो-जो मिला, जैसे-जैसे मिला, रिजेक्ट भी किया तो भी कोई बात नहीं, उसका उसका भगवान भला करे, अपनाया तो भी उसका भगवान भला करे। मुझे ईश्वर ने बहुत दिया, उसके बहाने बहुत दिया और जीवन में कोई ऐसा आया कि जिससे मैं प्यार कर सकूँ, तो ये तो उसके प्रति मुझे मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, बजाय नाराज़ होने के कि तुम मुझे क्यों नहीं मिली, मिलना चाहिए था, ये मेरा दुर्भाग्य था, नहीं। उल्टा ये होना चाहिए कि यार चलो ठीक है, दूर से ही सही किसी को देखा, कोई बहुत अच्छा लगा, हृदय में एक किरण आई, आँखों में आँसू चमके, माथे पे पसीना छलछलाया, पाँवों में झुरझुरी पैदा हुई, इतना बहुत है। इतना बहुत है, जीने के लिए इतना बहुत है और फिर दूसरे जीवन में जहाँ पे मुझे मेरी पत्नी मिली, वहाँ पे जीवन फिर पूरी तरह से बदल गया। कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मुझसे पूछेगा क्या कि आपको सुबह भूख लगती है, आपको सुबह भूख लगती है क्या? या आपको देर रात भूख लगती है क्या? माँ माँ करती थी ये काम, माँ रात को 2 रोटी निकाल के रखती थी, कि जी, उसको जी। रात को भूख लगती है। काफ़ी लेकिन एक टाइम से एक पराई-जाई लड़की का जीवन में आना, फिर उसका मुझे अपना लेना, उसका इतना ध्यान रखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात। तो दोनों ने ही या जो भी लड़कियां जीवन में आईं, कुछ न कुछ सिखा के गईं। यदि कोई दोषी है तो मैं स्वयं को दोषी मानता हूँ, उनको तो मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूँ। जी, जी, जी। ये प्रेम विवाह है मनमीत भाई आपका? ना, नहीं ये अरेंज मैरिज है। अच्छा, ये इनको अरे आपने अपने प्रेम के बारे में बताया? देखिए सगाई से पहले तो नहीं बताया। बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया किया। सगाई से पहले तो नहीं बताया, यस, बाद में बस बताया। हाँ, ठीक है, वो तो बढ़िया टाइम पे बताया, पहले से गलती नहीं करी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, वैसे लेकिन मैं कहता शादी हूँ, से लेकिन शादी से पहले बता दिया। शादी हाँ, से पहले ये बता दिया। बहुत अच्छी बात है। ये कभी वो कह नहीं सकती तुमने मुझे मतलब मैं आपकी हाँ, बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी वाइफ को भी मैंने अपने अफेयर के हाँ, बारे में शादी के बाद बताया, शादी के पहले नहीं बताया। तो वो मजाक में कहती पहले बता दी तो नहीं करती शादी। मैंने कहा कि तो तुम भी नहीं करती, जैसे पहले वालियाँ थी उन्होंने नहीं किया, कोई बात नहीं। कह रहे प्रेम जो है आम आदमी के लिए कुछ और होता है, एक बुद्धिजीवी के लिए कुछ और होता है, लेकिन एक कवि के लिए बहुत विशेष होता है। इसलिए मैंने ऐसा आपसे पूछा। अगली बार मैं वो मेरी बहू भी हैं और भाभी भी हैं, आपका मैं सम्मान करता हूँ, तो उस तरह से आप मेरे बड़े भाई, आप मुझे दादा बोलते हैं प्रेम से, तो उस तरह से वो मेरी बहू हुई। तो उनसे अनुमति ले करके अगर वो अनुमति देंगी तो आपके प्रेम के जीवन पर, वो प्रेम का जीवन आज भी है पत्नी के साथ, वो प्रेम का हम्म, जीवन बचपन में भी था कविता के साथ, वो प्रेम का जीवन वो बुढ़ापे में भी रहेगा कविता और साहित्य यात्रा के साथ। वो तो प्रेम आपके जीवन में सदा ही रहेगा। आज उस पर ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, आज हम आपके हम्म। साहित्य के ऊपर बात करेंगे। तो उसके बाद आपका विवाह हुआ और विवाह के बाद कविता लेखन पर परिवार की जिम्मेदारी, क्या परिवार से अलग आप अभी कहाँ अकेले रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, या परिवार के माता पिता के साथ अभी में? मैं परिवार से अलग रह रहा हूँ, लेकिन सैटरडे संडे को माताजी पिताजी यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो और छुट्टियों में हम चले जाते हैं, मैं उनके पास में अगर जाना कितनी होता है दूर तो। है आपका और घर? आपका घर वैसे कहाँ है अभी, मतलब वो चुरू में होंगे पापा देखिए तो? माताजी पिताजी अभी चूरू रह रहे हैं, मैं हाँ, सीकर रह रहा हूँ। आप सी कर तो रहे हैं। 90 90। किलोमीटर का फासला है, हाँ, कोई तो ठीक है, ज्यादा। 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से, वो भी आ हाँ, जाते होंगे, हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन एक हाँ, बात कहूँ, जो कहना चाहिए था और हमेशा कहता हूँ, आप संबंध चाहे माता पिता के हो, पिता पुत्री के हो, भाई बहन के हो, मित्र के हो, प्रेमिका के हो, कविता से हो, संबंधों के ऊपर इतना बढ़िया विश्लेषण गहन, ये ईश्वर की कुछ कृपा है। कभी आप सोचते हैं कि ईश्वर की कृपा से भी कविता मिल जाती है जो आपको हुई मैं है? आप तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से भी, मैं कहता हूँ ईश्वर की कृपा से ही मिलती, से ही मिलती है। पारिजात भाई, मैं बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि कई बार मेरे साथ क्या होता है। आप ये मत समझिएगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। नहीं, नहीं, मैं केवल आपको अपना अपना नहीं, अपना अनुभव बता रहा हूँ, हृदय का बिल्कुल, अनुभव बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं जानता ही नहीं, मैं जितना लिखता हूँ ना, जी, जी, उसके अनुपात में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। जी, जी, जी।
लेकिन मैं इतना नहीं पढ़ पाता। जी जी जी। उसके बावजूद यदि कोई चीज़ मेरे पास आ रही है तो उसका स्रोत क्या है मैं नहीं जानता। कहाँ से ये शब्द बरस रहे हैं? कौन लिखवा रहा है? क्यों नींद नहीं आती? क्यों बेचैनी होती है? मुझे नहीं पता, मैं इसकी दवाइयाँ ले चुका, मैं इसकी थेरेपी करवा चुका, लेकिन वो जो मैं कहता हूँ ना श्राद्ध में कोई पुरखा मिला था, वो पुरखा दूर होता ही नहीं है। वो जी होता ही जी नहीं है, जी जी वो परेशान करता है, वो कहता है लिख, जी। आधी रात को लिख, 2 बजे उठ के लिख। अब सुबह 10 बजे बिल्कुल कॉलेज जाना होता है पारिजात भाई, 2 बजे बिल्कुल कैसे लिखा बिल्कुल। जाए? अरे राम रे राम, राम लेकिन रे राम। जी जी हाँ, जी। लेकिन मैं लिखता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस इस प्रेरणा को कहीं न कहीं जस्टिफ़ाई कर जाऊँ। जी। तो विवाह से पहले आपने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था, मतलब शिक्षक, प्रोफेसर आप बने, हाँ, या उसके हाँ। बाद किस तरह से क्या हुआ, कहाँ पर आप पढ़ा रहे, थोड़ा बताएं प्लीज। जी विवाह तो 2025 में हुआ, ठीक। शिक्षक मैं 2022 में बन गया। अच्छा 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 अच्छा। मैं तो ठीक कमा रहा था वहाँ पे। जी उससे जी। पहले भी मैं, क्योंकि मेरी एलएलबी 2016 में हो गई थी और एलएलएम ओह, 2018 में। तो मैं अच्छा अच्छा 19, 20, 21 में भी मैं सत्र न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय में और प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो आप शिक्षा में आ गए आप वहाँ सर, अधिवक्ता होने के साथ, के मतलब हाँ, अतिरिक्त। अच्छा, आपने इसको हाँ, बेहतर माना, जी ठीक। और मैं कहूँ कि हाँ। बहुत अच्छा है, आप शिक्षा में हैं। आप जो बच्चों को पढ़ाते होंगे, बच्चे अवाक होके सुनते होंगे, क्योंकि आप नकली नहीं हैं। मैं आपसे फ़ोन पर भी बात करता हूँ, आपकी कविताएं पढ़ता हूँ, अभी भी बात कर रहा हूँ। आपको जो जानते हैं वो आपको जानते हैं। तो जब आपके बच्चे आपसे पढ़ते होंगे तो उन्हें पता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से, मेरे शब्दों पर ध्यान मत दीजिएगा, पूरी तरह से प्रेरणा का स्रोत है। वो जो शब्द कहे वो उनके लिए एक प्रेरणा, उनके जीवन में लाभ देने वाली हो सकती है। तो आपका अनुभव पहली बार पहली क्लास का कैसा रहा, जब आप पढ़ाने गए बच्चों को, जब एक क्लास थी भरी हुई और आपने उसमें प्रवेश किया और सब बच्चों ने आपको देखा, बच्चे मतलब बड़े बड़े, तो हुँ, हुँ। आप उनके सामने पहुंचे, फिर आपके मन के क्या भाव थे और फिर आपने किस तरह से उन लोगों को, या उन्होंने आपको ग्रीट किया, थोड़ा बताइए। पहली क्लास कैसी थी? पारिजात जी, मैं कॉलेज में पढ़ाई में ठीक-ठाक था, अच्छा है ना? ठीक तो मैं मेरे मेरे क्लास के जो लफंडर दोस्त थे, जी। जितने भी, उन सबको मैं ही पढ़ाया करता था। तो कॉलेज के ज़माने में भी 10-10, 12-12 लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ था और मेरी एक ही शर्त होती थी कि मेरे लिए सिगरेट और रजनीगंधा तुलसी और चाय का जुगाड़ कर दीजिए, मैं पढ़ा दूँगा आपको, मैं पढ़ा दूँगा। अच्छा तो अच्छा मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ अच्छा। अरे हिसाब से वाह, तो। अरे हाँ, वाह, तो बहुत क्लासेस बढ़िया। में पढ़ाता था मैं। हम्म। 18 में जब ये एलएलएम के बाद में मैंने बच्चों को वैसे भी पढ़ाया, क्लास घर पे भी पढ़ाया। यहाँ पे जब कक्षा में पढ़ाया मैंने, तो बहुत आसानी से मैं उसको पचा गया। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और बच्चे जो हैं वो मुझसे जुड़ गए और एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत अच्छा अनुभव। मुझे कोई समस्या आई नहीं, क्योंकि एक तो मेरे परिवार में मेरे जैसे आपको गिनाऊँ, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे चाचा जी, मेरी चाची, मेरे दोनों मामा, ये सब अध्यापक हैं। कोई प्रोफ़ेसर के ओह, स्तर पे, कोई अच्छा टीचर के स्तर पे। अच्छा 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 तो अच्छा। ये खानदान ही अध्यापकों का है। बहुत अच्छा, तो मैंने ओह तो बहुत बचपन से बढ़िया, देखा ही विद्यार्थियों को और घर पर उन शिक्षकों को। बहुत अच्छा। जी जी हाँ, जी तो वो मुझे मालूम था कि ये जीवन कैसा है। जी। तो आपके बच्चों को, यानी आपके जो आपके छात्र हैं, बच्चे नहीं छात्र कहूँगा, आपके छात्रों को पता है कि आप कवि भी हैं और कभी वो आपसे डिमांड करते हैं कविता मैंने सुनना? बहुत नहीं, मैंने बहुत कम जगह ये बात बता रखी है पारिजात जी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बिल्कुल, इसीलिए मैंने पूछ लिया। जी 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 जी। अच्छा कई अच्छा। बार ऐसा होता है कि फ़ेसबुक पे कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ एक पोस्ट जैसे वो व्हाट्सएप से वायरल होके उन तक पहुँच गई। तो उन्होंने कहा कि गुरु, तो राजस्थानी में पूछते हैं कि गुरुजी ये थे ही हो के? वो कहा यार मैं नहीं हूँ आप कोई ही और। आप ही हो क्या? मैं मैं नहीं हूँ कोई और। वो अच्छा एक अलग अलग जीवन है, उसको थोड़ा-सा सेपरेट रखना चाहिए पारिजात भाई। मैं अच्छा। कहता हूँ ना, कविता पहले से ही इतनी घुली हुई है कि और घुल जाएगी तो टॉक्सिक हो जाएगी। इसलिए थोड़ा-सा बच के नहीं, आपके तो नख से शिख तक कविता आपके भीतर समाई हुई है। पहली कविता कब लिखी थी आपने, कुछ याद है आपको? 2005 में लिखी थी भाई, जब 10 साल का था, छोटा-सा। 10 साल के थे आप? 2005 में। अच्छा अच्छा। हाँ, वो रखी है कहीं कादम्बिनी में अरे, नहीं, रखी नहीं है। अच्छा। कादम्बिनी में एक एक पत्रिका आया करती थी, कादम्बिनी के कादम्बनी नाम से, आती आपको थी, ध्यान बिल्कुल होगा। बिल्कुल, हम लोग के ज़माने सरिता मुक्ता कादम्बनी, चंपक हाँ, पराग, तो चंदामामा। उसमें एक चिड़िया का चित्र छपा था अच्छा और उसपे कुछ पंक्तियाँ लिख के भेजनी थी, तो पहली बार पंक्तियाँ कुछ लिख के भेजी थी।
फिर पिताजी ने कहा कि 2-3 साल कुछ नहीं लिखना, केवल पढ़ना है, साहित्यकारों को पढ़ना है। 2013 में मेरा चूरू में एकल काव्य पाठ हो गया था कविता का। अच्छा अच्छा अच्छा। When I was 18, जब मैं 18 का था, 19 का था, जी जी। तो मेरा पहला एकल काव्य पाठ चूरू में हो गया था। एकल और था? प्रबुद्ध, मतलब एक लड़की और थी उसमें, लेकिन प्रमुख अच्छा मैं ही था उसमें। अच्छा। जी जी। तो अच्छा 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 अच्छा। तो प्रबुद्ध श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने पहली प्रस्तुति मेरी 2013 में हो गई थी। तो कैसा था अनुभव? 2013 अनुभव कैसा था बहुत बताइए? बहुत कमाल का अनुभव था। और बड़ी जी। छोटी छोटी कविताएं थी वो, अच्छा। और बड़ी मासूम कविताएं थी, और उनको सुनकर श्रोता दंग रह गए थे, जी। और उनका रिएक्शन देखकर मैं दंग रह गया था कि अच्छा ऐसा भी होता है। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी। क्योंकि समय की बिल्कुल, मैं तो समझ सकता हूँ, वो समझ सकता हूँ। और उससे आपको शायद मुझे लगता है ये एक दिशा भी मिली, और आपका ध्यान इस पर भी गया कि हाँ मंच। हाँ, मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मंच पर जो कविता सुनाते हैं जो कवि लोग, और जो हाँ, लिखते हैं, जो मंच के शाही होते हैं या मंच पर आते नहीं, या मंच से कुछ उनको विरक्ति सी होती कई कारणों से, क्योंकि जो आपने कहा ना, आपको तो एक शाही बच्चे से सिंह बच्चा आपके पिता ने बनाया। डिबेट्स वगैरह देना क्या बच्चों की बात है? बहुत बड़े हौसले की बात है। मैं भी डिबेट देता था, तो इसलिए जानता हूँ, क्योंकि लोगों के पसीने छूट जाते हैं वहाँ पे, समझ नहीं आता है। एक बार मुझे यहाँ दिल्ली में एक स्कूल में बुलाया गया था जज बना करके, तो मेरे साथ एक लेखिका थी, उन्होंने करीब 30-35 बुक्स लिखी, अनीता गौड़, उनका नाम लेना चाहूँगा। तो वो मेरे साथ चली गई, वो भी, मैंने कहा ठीक है चलिए आप भी। तो वो उनको भी मंच पर बैठा लिया गया, मॉडर्न स्कूल दिल्ली का। तो उनसे कह दिया, मुझे मेरा भाषण हुआ, बच्चों ने खूब ताली बजाई, बहुत मज़ा आया। कई बार तो रुक रुक के ताली बजाई, वो मुझे रुकना पड़ा। लेकिन जब उनसे कहा गया तो वो मंच पर थोड़ा सा बोल के रुक गई, और खूब देर तक सन्नाटा रहा, और मतलब उनकी हालत ख़राब हो गई। फिर उनको वापस आना पड़ा। वो अजीब सी एक बात हो गई। तभी मैंने कहा कि वो सिंह बच्चा होगा जो मंच पर बोल सकता है। मंच पर बोलना हर किसी के बस की बात हो ही नहीं सकती। भले आप कितने बड़े 30 मार का गुंडे और मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, वो मर्दानगी आपके मंच पर दिख जाएगी। तो वो जो मैंने कहा, आपको तो बिल्कुल अलग ही बना दिया आपके पापा जी ने। तो वो इस बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कवि जो मंच पर नहीं आते, घर पे लिखते हैं, पेन से लिखते हैं, कंप्यूटर पे लिखते हैं, मोबाइल पर लिखते हैं, कविता जो लिखते हैं, तो उनमें इनमें एक फ़र्क भी है और एक विरक्ति भी होती है। इसके बारे में आप टिप्पणी कीजिए कि मंच पर हर लिखने वाला कभी क्यों नहीं आ पाता, या नहीं आना चाहता, या अवसर नहीं मिलता, या उस लायक नहीं लिख पाता कि लोग वाह वाह करें। वाह वाली बात होनी चाहिए ना, वो एक खास कहने चाहिए किक होना चाहिए कविता में, कि लोग वाह वाह करने को मजबूर हो जाए। आपको रोक के वाह वाह करते रहे बहुत देर तक, दोबारा कहें प्लीज़ कम अगेन, इरशाद। जी देखें भाईजान जी, हाँ। मतलब छोटी उम्र में ये अवसर था मेरे पास कि मैं जी मंच में जी और कागज पे लिखने वाली कविता में से किसी एक को आसानी से चुन सकता था। जी जी जी। ईश्वर ने मुझे सोहम किशु जी। ये ईश्वर ने फोन मुझे है। गला भी ईश्वर ने मुझे गला भी ठीक ठाक दिया था, जी। और अ, छंद भी शेरी दिया था, छंद भी एक दिया था। मिनट जल्दी। तो उसमें क्या हुआ कि दोनों अवसर थे मेरे पास, कि जी छंद भी मैं चुन सकता था, और जी मतलब छंद का मतलब मंच भी चुन सकता था, जी और कागज की कविता भी चुन सकता था पूरी तरह से। तो लेकिन मेरा मन जो है ना, वो नहीं था मंच पे जाने का। जी मेरा मन तो यही था कि मैं कागज पे लिखूं, वो मैं ज्यादा उसमें कंफर्टेबल था। और एक लक्ष्य भी था पारिजात भाई, कि मंच पे गा के हिट नहीं होना है, कागज के माध्यम से लोगों के दिल में उतरना है, और बरसों सदियों सुरक्षित रहना है। मंच में तो एक कवि सम्मेलन होता है, लोग 2 दिन याद रखते हैं, तीसरे दिन भूल जाते हैं, रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं चलती, यूट्यूब वगैरह पे हिट होता है आदमी। जी जी जी। लेकिन कागज पे जो चीज जिंदा होती है, उसका असर अलग होता है। आप पाब्लो नेरुदा को पढ़ते हैं, आप शमशेर बिल्कुल। को पढ़ते हैं, तो आप इसी कागज की वजह से पढ़ते हैं। तो जी मेरा लक्ष्य जो है वो कागज है। जी जी। आपके प्रिय कवियों में कौन कौन है, मैं थोड़ा जानना चाहूँगा। और ये सवाल भी साथ में जोड़ रहा हूँ कि क्या किसी कवि से किसी कवि को प्रेरणा मिल सकती है लिखने की, या लिखना स्वतः, मुझे तो लगता है, मैं जो मानता हूँ कि वो आपकी स्वतः जीवन की साहित्य यात्रा, साहित्य का विकास है। कविता जो है वो आपका अपना कमाया हुआ धन है, उसमें किसी और की प्रेरणा मुझे बहुत कम लगता है कि मिलती होगी। आपसे मैं जाना, आप क्या कहेंगे?
देखिए परिजत भाई, लोग है ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं कि मुझे फलां कवि से बहुत प्रेरणा मिली, हाँ। मैं उनके नक्शे कदम पे चला, ऐसे जी, वैसे। जी, जी, जी। मुझे तो मैं सही बताऊं, मैंने तो पिताजी को लेते हुए देखा, तो मैं तो उनकी नकल करने लग गया। जैसे वो लिखते थे वैसे मैं लिखने लग गया। जी, किताबें, जी। शुरुआती किताबें जो थी, जैसे दीवाने गालिब, दीवाने मीर, या अमीर मीनाई, या बहादुर शाह जफर, जो भी मिला इधर उधर से पढ़ लिया, ओशो पढ़ लिया, कृष्णमूर्ति पढ़ लिया, जो मिला सो पढ़ लिया। जो मूल प्रेरणा थी वो पिता की ही थी। बिल्कुल, बहुत तो अच्छा। इस नाते 10वीं कक्षा तक तो कम से कम मेरे प्रिय कवि मेरे पिता ही रहे। बहुत अब अच्छा। मेरे प्रिय कवि वो नहीं है। अब अरे! मेरे प्रिय कवि वो अब अरे! नहीं है। नहीं, नहीं, अ, हम पूछना चाहेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हाँ। मैंने उनसे बेहतर लिखी हुई कविताएं भी पढ़ ली। है है ना? आप देखें, मैं आपको बताऊं, जी, जी, जी। और पारिजात भाई, बेहतरी जो होती है ना, जो बेस्ट होता है, जो बेटर होता है, ये अपने आप में बड़ा क्रूर होता है। ये आपके पिता तक को भी किसी तराजू पर रखकर तुलवा देता है कि आपका पिता क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो खराब कवि है, मैं ये नहीं, नहीं नहीं, कह नहीं, रहा। नहीं, आप बेटर मैं और ये बेस्ट उस तरफ बोल रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। लेकिन लेकिन ये है कि मूल संस्कार तो उन्हीं के हैं, उससे तो इनकार है ही नहीं। बिल्कुल। जी, हमने जी, जी। आपसे सीखा, आपके चरणों की धूल भी नहीं है हम। बहुत सुंदर, बहुत लेकिन सुंदर, लेकिन बहुत सुंदर। लेकिन समय के साथ-साथ आपका आपका चयन और आपकी आपकी पसंद थोड़ी-सी बदलती रहती है, शिफ्ट होती है, और ये अच्छी बात ही है। मेरे पिता खुश ही होते होंगे कि चलो ये मेरे से भी आगे बढ़ के काम कर रहा है, मुझसे भी ज़्यादा जुनून से काम कर रहा है, तो वो खुश ही होते होंगे। आपने उन पर भी लिखी है कविता, मुझे मालूम है, उसमें कुछ इस तरह का ही लिखा है आपने। नहीं, वो तो नई किताब है, उसमें तो पिता पर पूरी एक श्रृंखला है। अच्छा, पापा अच्छा। कहते हैं श्रृंखला है पूरी, आपको कभी अच्छा, उसके सुनाऊँगा मौका पुस्तक का मिलेगा। नाम पापा कहते हैं? पुस्तक का नाम नहीं, क्या है? नहीं, सीरीज़ हाँ, का नाम पापा पापा। कहते हैं, अच्छा, अच्छा। पापा आपकी कहते हैं। पुस्तकें जो प्रकाशित हुई है, थोड़ा उनके बारे में बताएँ प्लीज़। 3 पुस्तकें हैं पारिजात भाई, एक जी। तो ये है कि यथासंभव के नाम से आई थी, अच्छा, बहुत छोटी बुकलेट जैसी कविता थी, किताब थी। अच्छा। एक ये ज़िंदगी के स्क्रीनशॉट आई थी, बोधि ज़िंदगी के प्रकाशन से। स्क्रीनशॉट, बड़ा सुंदर नाम, वाह! जी, हाँ, अच्छा, ये तो वो काफ़ी 200, मोटी लग रही है मुझे तो। हाँ, 201 पन्नों की किताब थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, एक अच्छा। ये पहली किताब आई थी -4 से +50 तक, ये भी बोधि प्रकाशन से ही निकली थी। अच्छा, अच्छा, और अच्छा, चौथी किताब जो है नींद घर, वो अच्छा। जल्द ही आने वाली है। बहुत अच्छा, मतलब उसका आवरण शायद 2-3 दिनों में मैं फेसबुक पे लॉन्च कर दूँगा। बहुत अच्छा, लेकिन बहुत बड़ी खास बात, सबसे बड़ी जोरदार बात ये है पारिजात भाई, कि इन जी। तीनों पुस्तकों में से किसी भी पुस्तक का लोकार्पण या विमोचन समारोह नहीं हुआ। ये आप करना नहीं चाहते थे या अभी तक समय नहीं मिल सका आपको? क्या बात है? ये बताइए। मुझे मुझे कई बार है ना, लोकार्पण समारोह पर या विमोचन समारोह पे हँसी आती है। जी, आप देखिए वो होते कैसे हैं। आप एक बार वो, मतलब हर कोई है ना एक गंभीर कार्टून की तरह बैठा होता है, जैसे कोई बहुत गंभीर बात करेगा कविता पर। गंभीर कार्टून की तरह, बहुत सही। हम जी, जी, जी। अच्छा, फिर वो एक बना बनाया बिल्कुल, फॉर्मेट बना बनाया फॉर्मेट का। है ना? इन्होंने स्त्रियों पे कविताएं लिखी है, तो भाई मैं कवि हूं तो स्त्रियों पे तो लिखूंगा ही। इन्होंने समाज पे कविता, इन्होंने जी। नई जमीन तोड़ी है। हर कवि नई जमीन तोड़ रहा है, लेकिन नई लेकिन जमीन जमीन तोड़ी। ये बड़े लेकिन मजेदार जमीन कहियो। वाह, वाह, वाह! लेकिन कई जमीन बंजर बहुत पड़ी है। लेकिन परिजन भाई, जमीन बंजर पड़ी है। अच्छा। सब जमीन तोड़ रहे हैं, लेकिन जमीन बंजर पड़ी है, ये कैसे पॉसिबल है? जमीन तोड़ने में लगे, उगा कुछ नहीं रहे हैं। उसका कुछ नहीं रहे। तो जी, हास्यास्पद होते हैं, तो इसलिए जी, जी, जी। मैं ये नहीं कहता कि मैं, मतलब कोई मजाक वगैरह की बात नहीं, मैं बस नहीं, इतना नहीं, कह नहीं। रहा हूँ कि जी, मेरा मन जी, नहीं जी। है। बस ठीक है, कोई मेरे समस्या मुझे नहीं। मुझे ऐसा लगता है पारिजात भाई कि एक दिन जी, ऐसा आएगा, और मैं चाहूंगा कि वो दिन आए, जी, कि जी। जब मुझे कोई ये कहे कि हम आपकी किताब का विमोचन आपको बुला के करवा रहे हैं, और हम बहुत कर रहे हैं। सुंदर, क्या बात है! ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाँ, क्योंकि जब हम उस दिन लोकार्पण करते हैं तो हम दुनिया को कहते हैं, आइए आइए, मैंने किताब लिखी, देखिए उसके बारे में मैं बताऊंगा। वो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा जितना कोई और इस काम को करे, वो हमें भी बुलाए। बहुत अच्छा कहा आपने, बहुत सुंदर। ये भी आपने एक नया रास्ता लोगों के लिए निकाल दिया। कई लोग यही आपके विचारों से सहमत होंगे, मुझे लगता है ये इंटरव्यू जब सुनेंगे तो वो कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल। देखिए, एक कवि, मैं तो आप ही की बात करूँगा, जीवन भर हर दिन सुबह से शाम तक दुनिया को कुछ ना कुछ देता रहता है। ये दुनिया के ऊपर है वो कितना ले पाती है।
जो मैंने कहा ना, प्रेरणा उसके व्यक्तित्व में, उसके शब्दों में, उसकी बातों में, उसकी कविताओं में, उसके शब्दों में मिलेगी आपको। आपके अंदर वो है कि नहीं, ये है बात। खैर, तो प्रिय भाई, बातें तो बहुत सारी हैं और मैं सारी बातें करूंगा। मैं सोचा पहले कौन सी बात करूं। तो कहानी नहीं लिखते हैं आप क्या? कहानी भी लिखते हैं कभी कभी? पारिजात जी, कहानी से हाँ। कहानी लिखने का मन बहुत होता है। अच्छा लघु कथाएं लिखी भी थी बीच में, कुछ अच्छा कुछ अच्छा शॉर्ट अच्छा शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। अच्छा। लेकिन ये जो कमबख्त कविता है ना, ये हवशी हवशी सिंथ है ये ये हर थोड़े दिन बाद में खींच लेती है, बोले कि इधर आ जा, कहाँ जी जा रहा है। जी 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 जी। तो ठीक ठीक ठीक। मुक्ति नहीं है। कभी जब मैं कवि के रूप में बहुत चुक जाऊंगा या ना, पुराना हो जाऊंगा। हाँ। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कवि के रूप में चुक जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा। आप जीवन भर लिखेंगे, शतायु होंगे। मैं चाहूँगा ईश्वर से कि आप 200 वर्ष के रहें, ताकि आप लगातार लिखते रहें, हमको सुनने को, पढ़ने को मिलता रहे और लोगों को प्रेरणा मिलती रहे आपकी कविताओं से। क्योंकि एक भी कविता, आप खुद जानते हैं, निरर्थक नहीं है। आपकी हर कविता सार्थक है। जो कई बार मैंने आपकी कविता की प्रशंसा में लिखा सार्थक शब्द, फिर बार बार मुझे लगा कैसे रिपीट करूं, उसके लिए कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। तभी मैंने कहा कि आपकी कविता के प्रशंसा में शब्द मुझे मिलते ही नहीं कई बार, मैं क्या लिखूं। तो जो समझ में आता है उल्टा सीधा लिख देता हूं। चलिए, गज़लें भी लिखते हैं भैया आप? हाँ, गजलें लिखता हूँ। ये बाबरों गजलें की भी। ज़मीन है जो आपने लिखा, बहुत ज़बरदस्त। ये कहना चाहिए वो हमारे यहाँ को वीर रस कविताओं में होता है, वीर रस गज़लों में आपने डाल दिया। पहले तो हिंदुस्तान के वीर रस की गज़ल है वो। नहीं, उसको कविता को लिखा ना, तो मेरे पास, उस गजल को लिखा तो मेरे पास अरब से फोन आया कि जी। हम तुमको मार देंगे। मैंने कहा अरे भाई, वाह। अरे ऐसे मत करो यार। लेकिन वही बात, थ्रेट तो आती है। जब आप लिखेंगे, कुछ इस तरह की बात कहेंगे, तो थ्रेट तो आएगी। और मैं बताऊं, उस गजल को लिखने के बाद आम लोगों ने तो बहुत टिप्पणी की। एक भी वरिष्ठ कवि नहीं आया, वो फंस, क्योंकि उसको लगा कि यार फंस जाएंगे अगर इस कविता पर टिप्पणी कर दी, इस गजल पर टिप्पणी कर दी, तो ये तो एक तरह से अपने आप को सर्टिफाई करना हो गया कि मैं राष्ट्रवादी हूँ। और वरिष्ठ कवि अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं कहते, वो वामपंथी होने में गर्वित महसूस करते हैं, राष्ट्रवादी होने में उनको शर्म आती है। जी जी जी, लेकिन राष्ट्रवादी। आपने उसको प्रकाशित किया, वो बहुत दूर दूर तक गई, और अभी भी कभी कभार आ जाती है मेरे पास, घूम फिर के आती है वो। जी, और मुझे इस बात का अभिमान है कि मैंने उसे बोल करके भी और लिख करके भी हाँ दोनों ही मंचों पर प्रकाशित किया। हाँ क्योंकि यह लिखना भी तो हिम्मत की बात है। जो आपने कहा आपको अरब से धमकी आई, हाँ तो ये इसका मतलब उस कविता की रीच वहाँ तक थी और आप धमकियों की परवाह बिना किए लिख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। और लेकिन आप निशाने पर रहेंगे, इसलिए थोड़ा सा अपना ध्यान भी रखिए। कन्हैया लाल वाली हाँ। घटना भी वहीं राजस्थान में हुई थी, इसलिए। हम्म। खैर चलिए, हम अभी ये कहना चाहेंगे, मैं इसलिए ये शब्द मैंने कन्हैया लाल की बात करी, अभी मैं सोचा मैंने बोला ही क्यों, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि चलिए विषयांतर हो जाएगा, वरना हमारे हिंदू को जागृति की आवश्यकता है। हमारे हिंदुओं के बीच में किसी एक हिंदू पर हमला हो जाता है, बाकी हिंदू अगर वीडियो बना रहे हैं तो डूब के मरने की बात है। लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है। सॉरी, मैं कहीं और हम्म। चला गया, क्योंकि मुझे उससे बड़ी हाँ, पीड़ा हुई थी, वो जो घटना हुई थी, जाने दीजिए, उस पर ये हम बात नहीं वो करें। बड़ी पीड़ादायक घटना थी वो। हम बहुत तो पीड़ादायक राजस्थान के। घटना थी, उस पर मैं नहीं बात। एक बात बताऊंगा पारिजात भाई, मेरे को हाँ। याद आ गई इसलिए बता रहा हूँ। जी जी जी। जब वो घटना हुई थी ना, तो मैंने फेसबुक पे गुस्से में लिखा था कि जो जो भी इस घटना के पक्ष में, विरोध में नहीं बोल रहे हैं, वो मुझे छोड़ के चले जाएं। ओहो। आप यकीन नहीं करेंगे, जी जी। 103 फ्रेंड मैंने विद इन 2 आवर्स खोए थे। 103। ओहो। ओहो। हाँ। कौन थे ये? जी 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 आपको जी जी। बताने की जरूरत मुझे जी नहीं है, जी, आपको पता है बिल्कुल, कि वो अरे कौन थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें पता है, हमें पता है जी, बिल्कुल कहने हाँ, की आवश्यकता नहीं ये है। जी कुएं जी। में भांग पड़ी हुई है, कुएं में भांग पड़ी हाँ, हुई कुएं है। में, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। हाँ और ऊपर से दुख की बात है, वो जो 2.5 मोर्चे की बात हमारे जो उन्होंने कहा था, हमारे पहले जो सेना के थे विपिन रावत जी, 2.5 मोर्चे पर भारत की लड़ाई चल रही है, तो वो 2.5 मोर्चा जो आधा मोर्चा है वो हमारे बीच का ही, हमारे बीच का। चलिए उस पर हम नहीं जाते, हम अपनी बात कर रहे हैं जो चल रही थी। आप गज़ल भी लिख रहे हैं, कविता भी। हाइकू एक होती है 17 अक्षरों वाली, हाइकू पर भी कभी आपने विचार किया लिखने का, जो जैपनीज करते हैं? दो चार लिखे थे एक बार, अच्छा जोश जोश अच्छा। में लिखे थे। जी। लेकिन क्या है, पारिजात भाई, हाइकू जो है ना, हाँ। वो वो हिंदी पर सूट नहीं होते।
जी मैं बिल्कुल कई नहीं, लोगों की सही बात, मैं कई लोगों की राय ले चुका हूँ इस बारे सही, में। जी 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 जो जी, वरिष्ठ हिंदी कवि भाषा, हैं, एक एक पंकज परिमल जी थे, अब तो वो नहीं रहे, अच्छा अच्छा। देहातीत हुए। उनका मुझ पे बड़ा आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे कहा था कि तू हाइकू मत लिखना यार, हाइकू में समय बहुत बर्बाद होगा और ये काम का भी नहीं है। तो बिल्कुल। मैंने फिर उनके उनके कहने पे मैंने दोहे लिखे थे बहुत सारे। हाँ, तो दोहे मैंने बहुत अच्छा, दोहे बहुत बढ़िया, बिल्कुल, बहुत दोहे बढ़िया। दोहे गागर में लिखे सागर, गागर में सागर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हाँ। बहुत बढ़िया। तो अभी जो आपके जीवन संगिनी है, वो आपकी कविता से कितनी प्रभावित है, ये भी हम जानना चाहेंगे कि कई कई बार मेरे परिवार में, जैसे मैं कहूँ, मेरे साहित्य से, मेरी कविता से, मेरी कहानियों से, मेरी गज़लों से मेरा परिवार बहुत प्रभावित नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा लेना हाँ। देना नहीं है। तो ये भी एक होता है और इसको सहज रूप में स्वीकार करना चाहिए, जो मैंने स्वीकार किया हुआ है। लेकिन मैं आपका चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं अपने परिवार में, कवि के रूप में आपको कुछ विशेष भाव मिलता देखिए है? देखिए पारिजात भाई, मैं आज जो जी कहूंगा ना, मैं बिल्कुल सच कहूंगा। जी ठीक है। मेरे परिवार को इस बात का दुख है कि मैं लेखक हूँ। अरे क्यों क्यों नहीं, भाई? मैं बहुत ईमानदारी से बात कह रहा हूँ पारिजात अच्छा भाई। अच्छा, हाँ हाँ, मैं ये बिल्कुल गंभीरता से कह रहा हूँ कि उन्हें दुख है कि मैं लेखक हूँ। परिवार में कुछ लोगों के लिए ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है कि मैं कवि हूँ। संभवतः वो मुझे पहचान ही नहीं पाए। वो मेरी रेंज ही नहीं जानते कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। काश उन्हें अंदाजा होता। उनके लिए ये महत्वपूर्ण है कि मैं आरजेएस नहीं बना या मैं सरकारी नौकरी में नहीं गया। जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य 8वीं कक्षा से तय था कि मुझे क्या करना है और मुझे यही करना था। मुझे ऐसा ही एक एक आवारागर्दी भरा, एक बहुत ही ज़िगज़ैग भरा जीवन जीना था, जिसके लिए मैं तड़पता था। मुझे ऐसे ही तम्बाकू खाना था, मुझे ऐसे ही रात को अपनी एक्टिवा पे सड़कों पे फिरना था, कभी किसी कुत्ते पे हाथ फेरना था, कभी किसी मज़दूर के पास जाके बैठ जाना था, कभी बाजरे की रोटी कढ़ी के साथ खानी थी। मुझे भग्न हुई सरस्वती की प्रतिमाओं के हाथ लगाने थे, गणेश जी की सूंड को वापस ठीक करना था। मुझे ऐसा जीवन जीना था। तो इस रेंज को मेरे घरवाले, यथा मेरे चाचा, मेरे मामा, कोई नहीं समझ पाया इस बात को कि इसने क्यों ऐसा जीवन जिया। अब पिछले 2-3 बरस से जब इनको लगता है कि घर पे इसके बारे में फ़ोन आते हैं और इसके पास अपने पाठकों के उपहार आते हैं या इसके पास फ़ोन आते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिखा, तो ये कान लगा के सुनते हैं कि अरे यार! अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये कोई काम तो कर रहा है। फिर जब 3 किताबें आ गई तो इनको लगा कि यार ये तो किताबें भी लिखता है। क्या फिर चौथी, 5वीं पाइपलाइन में गई तो इनको लगा कि भाई ये तो यही काम क्या? करेगा। जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है जहाँ तक मेरी पत्नी की बात है, उसे भी कोई ख़ास पसंद नहीं है मेरा लिखना। क्योंकि उसे उसे ये इस बात उसे ये पता है कि लिखना क्या होता है, लेकिन उसे लिखने की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं है कि लिखना क्यों और किस लिए होता है। वो एक भोली एक एक बिल्कुल कस्बे की लड़की है, जी जी उसने जी, जैसा जिया उससे वो ऐसा ही समझती है। बिल्कुल। तो मैं मुझे लेकिन फिर भी मेरा मन सबके प्रति साफ है। नहीं मैं ये बिल्कुल, कोई समझता हूँ कि समस्या नहीं, कोई समस्या मैं जी जी आज के लिए काम नहीं कर रहा पारिजात भाई, मैं आज से जी 20, 30, 40, 50 साल बाद के लिए काम कर रहा हूँ और इसके लिए यदि मुझे कुछ ताने वगैरह सुनने पड़ते हैं, तो मुझे सुनने पड़ेंगे। ये मेरा भाग्य है और इसी के कारण प्रशंसा भी है, इसी के कारण आलोचना भी है। तो दोनों बातों को स्वीकार करते हैं। हमारी प्रशंसाएं, हमारे आपके प्रति प्रेम का भाव, हमारा धन्यवाद आपके जीवन को 200 वर्षों का कर देगा भाई। यह हमारा विश्वास है। जितने भी हम सब, हम मैं भी आपका एक प्रशंसक श्रोता हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि हम चाहेंगे कि आप जीवन का रसपान करने वाले कवि हैं। आप सड़क पर भी जीवन को जीते हैं। जो भाव आपने के शब्द का, कुत्ते के सिर पर, पीठ पर हाथ फेर देना, एक मजदूर के साथ बैठ कर के चाय पी लेना, आप जीवन का रसपान करते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप जीवन को सही स्वरों में, सही ढंग से और हर पल जीते हैं, आनंद लेते हैं। इस आनंद से ये नकली दुनिया बहुत वंचित है। ये नकली दुनिया इस नकली दायरों में बंधी हुई है कि एक कवि जानता है कि जीवन का उन्मुक्त आकाश चारों तरफ बिखरा हुआ धरातल है। और वो आप, वही मैंने कहा ना, आपके अंदर कुछ विशेष है आपके अंदर, और वो आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, ईश्वर है अगर हमारे भीतर जागृत, तो हम उसे कैसे पहचान पाएंगे? क्योंकि हम और हमारा ईश्वर एकाकार जब हो जाएंगे तो फिर हम एक अलग, आप कविता के लोक में अलग धरातल में हैं मेरे भाई।
आपके प्रशंसा में आप ये मत सोचना कि अतिशयोक्ति है, मैं बिल्कुल पूरी ईमानदारी से वो भाव अपने बोल रहा हूँ जो कि मैं बोलना चाहता हूँ, और आगे भी बोलता रहूँगा जब भी आपसे बात आएगी, क्योंकि आनंद, इसमें एक आनंद आता है, एक संतोष मिलता है, संतुष्टि मिलती है कि कवि मेरे लिए बहुत सम्मान का विषय, और आप जैसा कवि जीवन से जुड़ा हुआ, आज के युग का सच्चा, नकली नहीं, नकलीपन से मुक्त और सारी दुनिया से लोहा लेने को तैयार, आदर्श के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, मातृभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए और सनातन के लिए। बहुत बड़ी बात है, आप बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने लिखा भी आपको, कहा शायद बोला भी, खैर। तो ये जो आपके अंदर सनातन है, ये आज के युग में आप कैसे जीवित रख पा रहे हैं? इतना नयापन, नकलीपन, अंधानुकरण, उल्टा सीधा हैप्पी बर्थडे गाने वाली दुनिया हमको हमारी विरासत से कितना दूर खींच करके ले जा रही है। ऐसे में आप कैसे एक भारतीय नहीं, सनातनी हिंदू हैं? क्या कहो? देखिए पारिजात जी, हाँ इसका सबसे बड़ा श्रेय तो है मेरे अध्ययन को, जी 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 मेरे अध्ययन। जी। भारतीय वाङ्मय का एक बहुत इसको कहना चाहिए सिस्टमेटाइज अध्ययन मैंने किया अपने जीवन में। इस वजह से मुझे इन परंपराओं का ज्ञान है। दूसरा, मैंने आपको कहा कि पिताजी के यहाँ पे इतिहास की पुस्तकें थीं, तो उन इतिहास की पुस्तकों ने मुझ में गौरव की भावना भरी। तीसरा, कि इसमें मेरी माँ का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सुंदर, वो बहुत जितने सुंदर, वो जितने वो बहुत जितने बढ़िया, व्रत वगैरह करती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मेरे स्वर्गीय दादाजी, बहुत वो बढ़िया, केले के पत्ते के आगे अगरबत्ती जलाना, दिया जलाना, मुझे कलकत्ता ले जाना, गंगा सागर ले जाना, बहुत बढ़िया। और दीपावली की रात को सिंह लग्न में रात को 2:30 बजे के आसपास पूजा करना, उसमें मेरा बैठना बचपन से। तो होली पे पूजा करना, ये जो सब जो हुआ, ये सब जो है, ये सब मुझे एक गौरवशाली भारतीय बनाते हैं, सनातनी बनाते हैं, और मुझे रत्ती भर भी संदेह नहीं है इसकी महानता के प्रति और इसके बड़प्पन के प्रति, इसके गौरव के प्रति। मैं नतशिर हूँ, नतमस्तक हूँ, और मैं पूरी तरह से इसके ऋण में डूबा हुआ हूँ, और मैं जब तक जीवित रहूँगा इसके गुण गाऊँगा, चाहे मुझसे मेरा पूरा कविता संसार रूठ जाए, चाहे मुझसे कोई भी रूठ जाए। ये मेरी जड़ें हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आपसे लोग और ज़्यादा प्यार करेंगे और लगातार करेंगे, जीवन भर करेंगे। आप पता नहीं कितने लोगों के आदर्श होंगे, चाहे वो कवि हों, चाहे एक सामान्य जीवन जीने वाले लोग। तो ऐसी स्थिति में प्रेरणा के स्रोत है आप। मैं आपको पारिजात भाई एक बात छोटी सी बताऊं, एक्स्ट्रा बात। प्लीज़। अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक पे मेरी एक लड़के से बहस हुई, जी 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 शूद्रों वगैरह के बारे में बहस हुई। जी जी। मैंने उसको कहा कि 20 के दिखा जिसमें ये कहा गया हो कि शूद्रों के साथ ये करना चाहिए, वो नहीं ला पाया। मैं ये नहीं कहता कि शूद्रों के खिलाफ श्लोक लिखे हुए नहीं है, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत बढ़िया। लेकिन उस बेवकूफ को नहीं पता, क्योंकि वो बरगलाया हुआ है, वो बिल्कुल। भटकाया हुआ है। जी 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 मुझे पता है कि ब्राह्मणों की आलोचना खुद मनुस्मृति करती है। जी जी जी। उस बेवकूफ को नहीं पता, वो क्योंकि उसने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सुनी जब आप सुनाई बात। पढ़ेंगे ही नहीं, सुनी मैं तो सुनाई। विधि का विद्यार्थी हूँ, मेरे लिए तो पहला ग्रंथ ही मनुस्मृति है। मैंने तो मनुस्मृति को फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। जी तो जी मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि पारिजात भाई, अध्ययन करना, अध्ययन करके मनन करना, फिर उसको अपनी अपनी दिशा में मोड़ना, और उससे अपने, है ना, ये एक जो चीज है वो मिसिंग है इन दिनों। बड़ा जी दुख जी। होता है, देख बहुत दुख होता है। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। नकली कवियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल महिला हो या पुरुष हो, कई लोग जिन्हें कविता लिखनी नहीं आती, वो किताब भी छपवा लेते हैं और वो मंचों पर भी पहुंच जाते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या पुरस्कार भी पा जाते हैं। और पर उनकी हकीकत तब समझ में आती है जब वो अक्सर देश विरोध में खड़े नज़र आते हैं, जब वो धर्म विरोध में खड़े नज़र आते हैं, और जब वो एक लाइन लिखते हैं तो समझ में आ जाता। कविता तो खैर पढ़ के समझ में आया था कि इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। उन पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप उनसे भी आपका मोर्चा चलता रहता है, आपका युद्ध? देखें, मैं चाहूं तो मैं ऐसे कई कवियों के नाम ले सकता हूं, लेकिन आज मैं नाम नहीं लूंगा। नहीं नहीं, मैं आपको अवश्य। बताऊं पारिजात भाई, मैं आपको जी बात बताऊं जी 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 क्या है। असल में जो बात है ना, वो ये है जी कि कविता लिखना क्या होता है। कविता लिखकर आदमी अपने आप को विशेष समझता है। जी कविता लिखकर ये भावना होती है कि मैं आम लोगों से अलग हूं। जी तो जिन लोगों के लिए ये तपस्या का विषय है, जिनमें मैं शामिल हूं, मेरे लिए ये तपस्या से कम नहीं है। तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं विशेष माना जाता हूं कि निर्विशेष माना जाता हूं।
मेरे लिए कविता लिखने का मतलब एक तरह की सेवा है, एक तरह की बेचैनी का विरेचन है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ध्यान, पैसा, लोग और उनका उनकी जिसको कहा जाए ना उनकी ये पॉपुलैरिटी पॉपुलैरिटी पॉपुलर। पॉपुलैरिटी खींचने का माध्यम है। जी 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 जी। तो ऐसे सतही कवियों से आपको स्वयं को बचना पड़ेगा। ये थोड़ी बताएंगे कि मैं सतही हूं, ये तो आपको जानना पड़ेगा। बिल्कुल। अब समस्या ये है कि फेसबुक के दौर में जब हर दूसरा व्यक्ति कवि होकर बैठा है तो इनको अलग कैसे करें? संभव नहीं है। जी जी, बड़ा मुश्किल है। जी 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 जी, बड़ा मुश्किल। मैं पिछले 6-7 महीने से, जब से मेरी कविताएं जो है वो लाखों तक गई बीच में कुछ लोगों तक, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा। मैं बहुत ईर्ष्या का विषय बन गया लोगों के लिए। अच्छा। जी। अब वो करें क्या? क्योंकि वो मुझ पे टूट नहीं पड़ अब वो मुझ पे टूट नहीं पड़ सकते। कारण क्योंकि अच्छा। जी। उनको पता है कि अगर इस पे टूट के पड़ेंगे ना, हाँ, तो ये सारा का सारा रेला हमारी तरफ मोड़ देगा बिल्कुल धरती। मुड़ जाएगा, रेला मुड़ जाएगा, बिल्कुल। और उनको पता है कि फिर हमारी वर्चुअल ऐसी तैसी होगी, हाँ, वो जो वो जाने नहीं पर। चाहते, जो वो नहीं चाहते। मैं हाँ। कर सकता हूँ लेकिन मैं करता नहीं। नहीं नहीं, आप मत कीजिए, ये क्योंकि हमारी ऐसे जिम्मेदारी है, ये हम लोग देख लेंगे। नहीं नहीं ऐसा है जी। पारिजात भाई कि जी हमारा जी। काम नकारात्मकता फैलाना नहीं नहीं, है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हम जी वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारे विरोधी करते हैं, जो जी उनकी शैली है। जी जी हम हमारी लकीर बड़ी करेंगे। बिल्कुल, बहुत हम अच्छा, हमारी लकीर बड़ी बहुत करेंगे। अच्छा। हम लोगों को कन्विंस करेंगे। और मैं तो कहता हूँ, अभी वो रुचिका नाम की लड़की है जिसने दिल्ली में हाँ इतनी हाँ, खराब रुचिका खराब सिंह। बातें कही, रुचिका नोएडा रुचिका में। सिंह। मैं तो ये कहता हूँ कि उस बच्ची को भी समझाना होगा। मैं जानता हूँ वहां से चली गई, मैं जानता हूँ वहां से चली गई, बहुत बाजी दूर चली गई, लेकिन फिर भी अपनी ही बच्ची है, अपने को ही समझाना पड़ेगा। बहुत विशाल हृदय मेरी की। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बहुत विशाल हृदय की बात कही आपने। जी, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी, बहुत विशाल हृदय। क्योंकि क्योंकि मेरा, ये हमारे बच्चे हैं ना, तो हमको मैं बताना चाहूँगा, मैंने कॉकरोचों पर लाइव किए हैं और कल 65,000 मेरे व्यूज़ थे। तो मुझे लोग पसंद कर रहे हैं और मुझे इतना क्रोध आ रहा है इस तरह के कॉकरोचों पर, जिनने गंदी गालियाँ, गुंडाई, अश्लीलता, नंगापन, नंगा नाच वहाँ पर किया कि मैं क्या कहूँ। वो क्रोध मेरा, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आप तो तो दिल्ली के हैं ही, है ना? हाँ हाँ, जी जी, हाँ। इसलिए मतलब, और अभी नोएडा हमसे एक सड़क की दूरी पर ही है। मेरा ऑफिस भी नोएडा में ही है, भारत एक्सप्रेस में इंग्लिश में हूँ, मैं इंग्लिश का हेड हूँ। तो बहुत गुस्सा आया बुरी तरह से। एक वीडियो वायरल हुआ कल परसों, मैं 2 मिनट में जल्दी से बताना चाहूँगा। उसने कहा मैं जीवन में कभी वोट देने गई, एक लड़की, मैं जीवन में वोट देने नहीं गई, यानी कि मेरे राजनीति से मुझे कुछ ज़्यादा लेना देना, बिल्कुल लेना देना नहीं है। लेकिन मोदी जी को जब गालियाँ सुनी मैंने, तो मुझे बहुत रोना आया कि ये कैसे संभव है। वो लगभग रोते रोते उसने वो वीडियो, और उसको लोगों ने इतना उस वीडियो को पसंद किया और साफ समझ में आया कि वो ओरिजिनल था, दिल से बोल रही थी वो। तो मुझे लगा कि लोग प्यार भी करते हैं। अगर इस तरह की नफरत, भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले देश के संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री को देश की बेटियां इस तरह से कहेंगी, मतलब हम कहाँ चलेगा। ये लोग कौन है, ये कहाँ से आते हैं, इनके माँ बाप कौन है, ये कैसी संस्कृति इनको मिली है, ये क्या है इनके दिमाग में। ये बड़े अध्ययन का विषय है। ये क्या हो रहा है, ये नई जनरेशन है, ये जेनजी है, ये जनरेशन गटर जनरेशन, घटियापन जनरेशन, गंदगी। बहुत अजीब लगा। लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, जेनजी अलग है और कॉकरोच अलग हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। चलिए भाई, अभी। हाँ कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ ना जेनजी को, जी मुझे पता है कि वैसे नहीं है, जी, बहुत अच्छा, अधिकतर नहीं बहुत है, अच्छा, अधिकतर नहीं बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। जी 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 जी। आपने ये कहा तो ज़्यादा सही, क्योंकि आप तो बच्चों के साथ रोज़ ही आपका उनसे सामना होता है। आप उनको डील करते हैं, उनको समझाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं। तो आप उनके जीवन के निर्माण की बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। पर मैंने इसलिए ऐसा कहा कि एक बात ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि क्या कविता में कोई ऐसी फील विशेष है जो आपको विशेष आनंदित करे, ये तो ठीक है, लेकिन समाज के लिए विशेष योगदान करे। वो रोमांस भी हो सकती है, वो देश से रोमांस, देश से प्रेम भी हो सकता है, वो भावनाओं के अनंत आकाश में उड़ान भी हो सकती है। वो व्यक्तित्व, वो करियर, वो जीवन, सहज जीवन, सड़क जीवन, विशेष जीवन, राजमहल जीवन, सब अलग अलग कोनों तक जाके छू कर के उनको आती है।
आप इस पर क्या कहेंगे? क्या कोई एक विषय विशेष हो सकता है जिस पर कलम ज़्यादा चलनी चाहिए किसी कवि या लेखक की? नहीं पारिजात भाई, मैं बस इतना कहता हूँ कि जिस विषय पर भी चले ईमानदार से चले। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस बहुत बढ़िया, जितने आप बहुत प्रेम पर बढ़िया, भी लिखो तो बहुत वायवीय ना हो जाओ, थोड़े बहुत जमीन पे रहो। और देश तो खैर, देश और समाज तो छूट भी कैसे सकता है। बहुत बढ़िया, हाँ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ आपके जब प्रशंसक आपको कोई सड़क पर मिल जाते हैं तो किस तरह की का आपका और उनका संवाद होता है और आपको क्या अनुभूति होती है, ये मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी आपसे नहीं। स्क्रीन से ही जुड़ा हुआ हूँ, अभी तक आपसे व्यक्तिगत रूप से मिल नहीं पाया। हाँ हाँ। तो नहीं, कभी ऐसा हुआ? कई बार ऐसा होता है, कई बार जी ऐसा हुआ है। जी जी। सड़क सड़क पे भी हुआ है और बस में ट्रेन में भी हुआ है एक आध बार। इवन मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ वहां पर हुआ। क्या बात है, वाह। मैं गोलगप्पे खाने के लिए खड़ा था ठेले के पास में। तो एक महिला खड़ी थी, हाँ तो हाँ। उन्होंने मुझे देखा, बोले आप खा लीजिए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझ पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। अच्छा। तो मुझे बाद में बोला कि आप ना जो वो चश्मे वाले मनमीत हो क्या? मैंने कहा हाँ। तो मैंने क्या कहा मैं वही हूँ। जी जी बोले कि मैं आपको पढ़ती हूँ। तो अच्छा भी लगता है। देखें पारिजात भाई, क्या जी है, जी। होना तो ये चाहिए था कि भौतिक जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धि होती कि लोग वैसे पहचानते। लेकिन जिस समय में हम पैदा हुए तो उसमें डिजिटल संस्कार आ गया और दुनिया डिजिटल वर्ल्ड में बदल गई। जी अब जब लोग पहचानेंगे भी तो डिजिटल के आधार पर ही पहचानेंगे। अब आप गांधी जैसी लोकप्रियता या सुभाष जैसी लोकप्रियता की उम्मीद न करें। मोदी जी भी बहुत 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी पहले से आते हैं, इसलिए वैसी लोकप्रियता हासिल है। जी लेकिन राघव चड्ढा को वैसी लोकप्रियता न मिलेगी। जी राघव जी चड्ढा जी। को डिजिटल लोकप्रियता मिलेगी। बिल्कुल। तो जी हम जी। हमको जो लोकप्रियता मिलेगी या जो हमें लोक पहचान मिलेगी वो डिजिटल माध्यम से ही मिलेगी। ये एक कटु सत्य है। लेकिन ठीक है, जहाँ से जैसा जो मिले, यदि वो समाज के भले में काम आ रहा है तो हमारा जीना, हमारा लिखना सार्थक है। जी 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 जी। अभी मेरे मन में एक विचार आया था बहुत अच्छा सुंदर, वो आपके बात में ध्यान चला गया तो वो निकल गया कि मैं जो पूछना चाह रहा था आपसे। और आत्मकथा के बारे में क्या विचार है? क्या आप अपने जीवन पर कुछ लिखना चाहेंगे स्वयं, ताकि आपके जीवन के पूरी यात्रा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, अगर एक लाइन आप लिख के फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर डालेंगे कि मैं विचार कर रहा हूँ अपनी आत्मकथा लिखूँ, सिर्फ इतना लिख के, तो आप देखिए कितने लोग उसको कहेंगे कि प्लीज़ लिखिए, क्योंकि उससे वो आपको और ज़्यादा जानेंगे, आपको और ज़्यादा प्यार कर पाएंगे, आपसे और ज़्यादा सीख पाएंगे और एक अलग आनंद और अनुभूति के आकाश में विचरण कर पाएंगे। तो क्या सोचते हैं आप? आत्महत्या, सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, आत्मकथा, या हाँ आत्मकथा ही कहते हैं उसको, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे आप कभी? नहीं, अभी तो विचार नहीं, डायरी में बहुत कुछ आ चुका है पारिजात जी। अच्छा अच्छा, हाँ एक डायरी भी मनमीत कुछ लिख लो। मनमीत मनमीत की डायरी के नाम से। और अभी किताब संपादित हो रही है, उसमें बहुत कुछ चीजें आ जाएंगी, तो उसमें आ जाएंगी। और अभी तो मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन भविष्य में कभी अगर मैं विचार बना तो एक सामान्य कवि की जीवन कथा जरूर लिखूंगा। बताऊंगा कि क्या क्या झेला, कैसे कैसे जीवन का निर्माण होता चला गया। आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, और आत्मविश्वास से भरे होना तो अच्छी बात है। जो आप डिबेट करते थे, कविता पाठ मंच पर करते थे, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, एक आम आदमी के बस की, विशेष आदमी के लिए भी बस की बात नहीं है। नेताओं की बात तो छोड़ दीजिए, नेता लोग तो खैर उसी का खाते कमाते हैं। आपके लिए जीवन में कभी उदासी आना, और उदासी इस हद तक आ जाना कि आपको नींद ना आए, आप थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी के शिकार महसूस करें अपने आप को, जिसको आपने कहा अवसाद वगैरह, ये कैसे हुआ था आपके जीवन में? कोई कोई विशेष कारण था, कोई घटना थी, या अचानक गृह परिवर्तन, क्योंकि हमारे जीवन ग्रहों से चलता है आप जानते ही हैं, तो क्या उस वजह से? और चंद्रमा मन सो जाता है, आपने बोला आपका तो चंद्रदेव आपके भारी हैं, हम्म। तो उस वजह से हम्म। भी शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल उसमें चले गए। तो क्या हुआ, नहीं, वो क्या हुआ था? फरजत 2019 भाई, बड़ा 20 में, हाँ। जब हम अगली बार कभी हम करेंगे, ठीक ठीक इस पे ठीक, बात उस पर हम करेंगे, तब बात करें, तो बिल्कुल। तब हम मैं आपको बहुत बिल्कुल। विस्तार से बताऊंगा कि इसका जी कारण क्या होता है जी और कैसे ये जीवन को प्रभावित करता है। जी, बहुत अच्छा। मैं आपसे सचमुच एक ऐसा संवाद करना चाहूंगा ठीक जो ठीक ठीक। अवसाद और एंजाइटी पर आधारित हो।
बहुत अच्छा युवाओं के था। अवसाद और एंजाइटी पर आधारित हो। वो कई तो लोगों के लिए बहुत मदद करेगा, बहुत मदद करेगा। इसीलिए डिटेल में बात करेंगे पूरी, एक एक उसका नुक एंड कॉर्नर हम लोग छूलेंगे। अभी आज के विषय का अंतिम प्रश्न, क्योंकि मुझे लगता है समय की कमी, आपको भी मतलब समय आपके पास ज़्यादा ले लिया मैंने। आजकल किताबों से प्रेम खत्म हो रहा है, डिजिटल युग आपने जो कहा वो होता जा रहा है, हम सब डिजिटाइज होते जा रहे हैं। आगे लेखकों और कवियों को किताबों में लोग पढ़ेंगे या डिजिटल में पढ़ेंगे, या किताबी जीवन साहित्य यात्रा एक मानव की, भारतीय इंसान की जो साहित्य मतलब साहित्य, तो क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखें, किताबों का भविष्य कभी अंधकारमय नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कभी नहीं हो सकता। बहुत अच्छा। हर पीढ़ी में चाहे बदतर से बदतर जेनजी आ जाए, अल्फा बीटा कुछ भी आ जाए, हर पीढ़ी में कुछ चमकदार सूरज निकलेंगे जो अंधेरे को छांटेंगे, बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर। लोग उनको पढ़ेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। ये धरती इतनी जल्दी समाप्त नहीं होगी, आशा समाप्त नहीं हो सकती। ये जीवन अमर है, नश्वर है, अनश्वर है, और ये विजय की ओर ही जाएगा। मैं भविष्य के प्रति पूरी तरह से आशान्वित हूँ। मुझे अपने आप को लेकर भी कोई प्रशंसा नहीं है, और इस पीढ़ी को लेकर भी कोई इस प्रकार का संदेह नहीं है। थोड़े बहुत विचलन हैं, इन विचलनों को पार करने दीजिए। डिजिटल संक्रमण का समय है, एक बार के लिए सब कुछ अजीब लगेगा, ये सारा धुलेगा। मैं आपको बताऊँ, डीमोबाइलाइज़ेशन होगा, डी कंप्यूटराइज़ेशन होगा, डी-व्हीकलाइज़ेशन होगा, जी। सब कुछ डी में वापस जाएगा, और ये दुनिया लौट के आएगी वहाँ पर। ग्रैंड आपको यूटर्न। रामलीलाओं में आपको भीड़ मिलेगी, आपको सिनेमाघरों से बाहर निकलना पड़ेगा, क्या आपको बात, ओटीटी से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या बात, क्या बात। ये सकारात्मक शब्द इतनी बड़ी आशा का संचार करते, इस निराशा वाले युग में कई बार थोड़ा सा व्यथित हो जाता है मन, लेकिन जो आप जैसे एक सार्थक आशावादी सकारात्मक व्यक्ति ने यह बात कही, तो बस मेरा वो भय ख़त्म हो गया जो कई बार मानस में द्वंद्व पैदा करता है। और मैं आपको आज के इस लंबी वार्ता के लिए धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मुझे भी बहुत आनंद आया, और अभी मज़ा नहीं आया। इसको मैं जब पब्लिश कर दूंगा रेडियो हिंदुस्तान पर, फिर मैं इसको सुनूंगा आराम से बैठ करके आपकी बातें दोबारा, तो मुझे लगता है और अच्छा लगेगा। और हमारे बहुत सारे सुनने वालों को, आपको बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, उन सबको बड़ा मज़ा आएगा। आज उनको उनके प्रिय कवि के जीवन के बारे में जानने के लिए बहुत सारी चीज़ें और भी मिल जाएगी। तो प्रिय बहुत भाई, शुक्रिया पांचाल जी। हाँ, आपको बहुत धन्यवाद भाई, और सदा प्रसन्न रहें, ईश्वर आप पर कृपा करें, और बहुत जल्दी आप शुभ समाचार सुनाएं जो हमें पता है कि आने वाला है। और अगली बार का भी समय हम चाहेंगे, आप हमें अभी से अनुमति दें उसके लिए, और आपसे बिल्कुल पूछकर साहब, आपका समय लेकर फिर आपसे वार्ता करेंगे। बिल्कुल आ- साहब, बिल्कुल, बिल्कुल। आज बहुत धन्यवाद, नमस्कार भाई, शुक्रिया, शुक्रिया। नमस्कार।